नवेश को आपसे बात शुरू करता हूं। अभी तो अखिलेश यादव विधानसभा छोड़कर लोकसभा में आ रहे हैं और वहां पार्टी के संसदीय दल का नेतृत्व करेंगे, लेकिन तय ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो रण होगा विधानसभा के लिए, उसमें एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे। अखिलेश यादव दिल्ली में रहें, लोकसभा में रहें या विधानसभा में रहें, इससे कोई बहुत व्यवहारिक फर्क नहीं पड़ता। और स्वाभाविक मुद्दत बाद समाजवादी पार्टी में इतना उत्साह है, मुद्दत बाद। इसको देखते हुए और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी स्वाभाविक तौर पर फाइट बैक करने की कोशिश करेगी, कम बैक करने की कोशिश करेगी। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सिनेरियो को, नवेश को? देखिए, बहुत रोचक होगा विधानसभा चुनाव, आगामी उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव इसलिए रोचक होगा क्योंकि दोनों बराबर की ताकतें हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के आए तो लग रहा है दोनों की 50-50 की टक्कर है। दोनों चेहरे मजबूत हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों के खासतौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और दोनों की रणनीति क्या है ये आपने दोहराया, ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए के फार्मूले पर चलेंगे, गैर यादव पिछड़ों को और दलितों को आगे लाएंगे और उनको उनके साथ रिश्ता स्थापित करेंगे। जैसा लोकसभा चुनाव में उनको वोट मिला, दलितों के साथ में और भी मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ जिस बात को भाप चुके हैं कि कुछ ना कुछ कमजोरियां रही है, कुछ रिक्त पद हैं, सरकारी नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने की कोशिश की जाएगी। नौजवानों के सबसे बड़ा दर्द जो है पेपर लीक ऐसा आइंदा ना हो, इसलिए कोशिश की जाएगी। सुरक्षा का जो एक सबसे बड़ा गुडवर्क है योगी आदित्यनाथ का, उसको संभाल के रखा जाएगा। किसानों को खुश रखेगी सरकार, योगी सरकार, ये सब होगा। लेकिन इसके साथ में दोनों की एक एक कमजोरी भी है, जो उस कमजोरी से बच गया वो फतेह हासिल कर लेगा। एक कमजोरी भारतीय जनता पार्टी की साथ में जो कही जाती है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में वैसा रिश्ता नहीं है जैसा होना चाहिए है, और उस रिश्ते की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा था। ये बात कही जा रही है और ये बात में किसी हद तक सच्चाई भी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ में ऐसे रिश्ता बरकरार रह पाता है या नहीं रह पाता है? जिस तरह दोनों ने मिलजुल के एक बड़ी फतेह हासिल की है, क्या समाजवादी पार्टी को ये लगने लगे कि कांग्रेस की क्या हैसियत, हमने तो उसको इतनी सीटें दिला दी, या कांग्रेस को लगने लगे कि समाजवादी पार्टी हमारी एक हवा में, हमारे एक हमारे एजेंडे में जीत गई? ये रिश्ता भी बरकरार रहे, इसमें कड़वाहट अगर नहीं ठीक बात आती है नवेद भाई, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये रिश्ता बचा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अवधेश पांडे जी के पास चलता हूं, फिर फराज किदवई साहब के पास। अवधेश जी, आज से 3 महीना पहले, चलिए फराज किदवई साहब के पास आता। फराज किदवई साहब, आज से 3 महीने पहले स्थिति ये थी कि लोकसभा के बारे में भी और विधानसभा के बारे में भी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अपर हैंड पर है। लेकिन खैर लोकसभा का परिणाम आया, आपकी पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की और उसके चलते चीजें बदली। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिला के लोकसभा चुनाव को सामने रखें तो लगभग 220-22 विधानसभा सीटों में आगे है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी मिला के रखिए तो 170-75 विधानसभा सीटों पर आगे हैं। ऐसा एक आंकड़ा दिख रहा है। अखिलेश यादव करहल छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली रहे या लखनऊ रहे, सफाई रहे या करहल रहे, मुकाबला योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव ही होगा 27 में, जो महामुकाबला होगा। फराज किदवई साहब, देखिए अमिताभ जी, 2-3 महीने पहले की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ग्लास है और अब इस ग्लास को आप बोलेंगे कि साहब ये तो आधा खाली है, मैं बोलूंगा आधा भरा हुआ। तो अपना अपना नजरिया है देखने का अमिताभ जी। चीजें जमीन पर क्लियर हो गई थी लगभग 1 साल पहले ही कि जिस तरह से ये जो डबल इंजन है, ये जो आपस में टकरा रहा था
और जनता के कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। आप देखिए कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, और आज भी देखिए कि 4 जून को एक तरफ तो इस देश के लोकतंत्र का फैसला होता है और दूसरी तरफ नीट की परीक्षा में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, ये आपका चैनल भी चला रहा है और बाकी हम लोग सब लोग देख रहे हैं। तो अमिताभ जी, राइटिंग ऑन द वॉल्स पहले ही से था कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ देश के जो लोग हैं उनको आपस में लड़ाने का काम कर रही है, भाई से भाई को लड़ा रही है, और सिर्फ एक नफरत का माहौल पैदा करके वोट लेना चाहती है। तमाम सरकारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं वो, और उसमें बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। नहीं, भारत रिपोर्ट छोड़ की दीजिए। गृह मंत्रालय की, मैं सुनिए, आप मेरे बात तो बाकी सुनिए। जी जी नहीं, मैं रिपोर्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो जमीनी मुद्दे थे अमिताभ, जमीनी मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है वो ध्यान हटा करके सिर्फ और सिर्फ इस चीज की कोशिश की कि कैसे वोट लिया जाए। अब दूसरी बात, अभी पीडीए की बात हुई। देखिए नैरेटिव, जैसे संजय निषाद जी बोल रहे थे कि विपक्ष बोल रहा था कि संविधान चेंज कर देंगे और आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। विवेक देबरॉय क्या विपक्ष में है? इन्होंने कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा नहीं था। या लल्लू सिंह जी ने कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। या दिया कुमारी जी कोई हमारी उप मुख्यमंत्री है क्या अमिताभ जी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री है। इन्होंने कहा था ना कि विकसित भारत करने के लिए हमको संविधान बदलना पड़ेगा। कृष्णा हेगड़े कौन है? फराज किदवई, ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक, दोबारा में आते हैं। 1000 मुद्दे गिनाए जा सकते हैं, और जब सब लोग 1000 मुद्दे गिना लीजिए तो हम उसमें 10 मुद्दे और जोड़ देंगे, 1010 हो सकते हैं कि भाजपा क्यों हारी, सपा क्यों जीती, दुनिया की बात अग्निवीर से लेके और परमवीर तक सब जोड़ लो, ठीक, जितने याद हो मुद्दे सब बोलते जाओ धुआंधार। लेकिन एक बड़ी सच्चाई, पता नहीं आप पार्टी के जो लोग रणनीति को देखते हैं उन्होंने इस पर ध्यान दिया होगा। मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है, नावेद आप भी इस पर अध्ययन करिएगा, कि अवधेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है इस चुनाव में भाजपा को हतोत्साहित करने वाले परिणाम क्यों मिले और सपा को उत्साहित करने वाले क्यों मिले, इसके पीछे एक मूल कारण, बाकी तो 1000 कारण है और हमारी तरफ से 10 और जोड़ लो, क्या कि कासगंज में समोसे ठंडे थे, क्या कायमगंज में जलेबी खराब थी, कुछ भी जोड़ लीजिए, वो तो फिर मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। लेकिन हार जीत इसलिए हुई, गैर जाटव दलित वोट समाजवादी पार्टी के जीवन के इतिहास में सर्वाधिक संख्या में इस बार उसको मिला है, गैर जाटव दलित वोट, और उसी ने उत्तर प्रदेश के डायनामिक्स को पलट दिया। भारतीय जनता पार्टी पीछे चली गई, सपा आगे आ गई। सच्चाई कुल जमा इतनी है, अब उसमें कहानी आप चाहे जितनी जोड़ दो कि 2 साल पहले से जमीन पे दिख रहा था, 3 साल पहले से दिख रहा था, भिंडी का रेट खराब लगा, आलू का रेट अच्छा लगा, काशी फल पका नहीं था, हरा था, कुछ जो जोड़ लीजिए, पंगत की उसमें भंडारा में रोट पूरी गर्म नहीं थी, जो चाहे। लेकिन मूल विषय आंकड़ा ये कहता है 54% से ज्यादा गैर जाटव दलित समाजवादी पार्टी को गया है। उसने उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही चिंता का विषय होना चाहिए। अवधेश जी, जो बात मैं फराज किदवई से कह रहा था वही आपसे कहूँगा। 3 महीने पहले जो तस्वीर थी वो तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक, इस सच को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वीकार करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आज स्थिति ये है कि अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा सीटों के आधार पर देखें तो 220 से अधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखता है उत्तर प्रदेश में, और 170-75 पर एनडीए उत्तर प्रदेश में। अवधेश पांडे जी, ये स्थिति तो अलार्मिंग है नहीं? देखिए अग्निहोत्री जी, सभी चुनावों में लोकतंत्र का हिस्सा है, जय पराजय की समीक्षा होती है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे दिमाग से पूरे देश के अंदर समीक्षा कर रही है। और ये कम बड़ा चमत्कार नहीं है कि 2 बार सरकार होने के बावजूद भी इस देश में नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण पुनः सरकार बनी है, और उस सरकार ने पहले ही दिन से किसानों के हित में, गांव के हित में काम करने प्रारंभ कर दिए हैं। अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात होगी तो पुनः
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जैसी सरकार चल रही है और पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की जो सरकार चली थी, इसकी दोनों की समीक्षा होगी और उसके उपरांत मतदाता अपना मन बनाएंगे, वोट देंगे। ये बात जरूर है उत्तर प्रदेश के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी का आधार खिसका है, कांग्रेस का आधार लगभग समाप्ति की ओर है, तो कुछ ऐसे वोट हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं। वो कुछ शिफ्टिंग समाजवादी पार्टी की तरफ हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के समीक्षा कर रही है। आज जब आप पूरे देश के अंदर सांसदों की संख्या देंगे और कैबिनेट में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए पिछड़ी जात के और दलित जात के लोगों की संख्या बढ़ाई है सांसदों में और उनको मंत्री भी बनाया है, तो आगे उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस फार्मूले के आधार पर काम होगा। और क्योंकि संगठनात्मक वर्ष उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश का समाप्त हो रहा है, तो संगठन में भी व्यापक फेरबदल होगा, नेतृत्व के भी स्तर पर तमाम चीजों की समीक्षा होगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बड़ी ताकत के रूप में अभी भी उत्तर प्रदेश में है और आगे जब समाजवादी पार्टी उसके सामने होगी और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व और समाजवादी पार्टी शासन की समीक्षा होगी, तो कोई नहीं चाहेगा समाजवादी पार्टी के शासन का। ठीक है, आप देखिए अभी रुक जाए, आ गई। प्रवक्ताओं में एक समस्या क्या होती है, वो बहुत थ्योरेटिकल बात बहुत करते हैं, क्या उसमें प्रैक्टिकलिटी दिखती नहीं कहीं। राजनीति तो थ्योरी से चलती नहीं, वो तो 100% प्रैक्टिकलिटी है। मैंने एक बात बताई कि 54% गैर जाटव दलित अखिलेश यादव की पार्टी में चला गया। क्यों चला गया, कैसे चला गया, बात तो यहां से शुरू होनी चाहिए। बोले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, यार वो बन गई भैया। फिर अखिलेश यादव की पार्टी को 37 लोकसभा सीटें इसी उत्तर प्रदेश ने नहीं जिताई क्या? जापान के लोगों ने जिताई क्या? अवधेश जी, जितने तर्क आप दे रहे थे, ये तो तर्क उत्तर प्रदेश के सामने रहे होंगे ना, अभी आएंगे दोबारा में। इसलिए प्रैक्टिकल बात करिए। मैं अभी उस पर तो गया ही नहीं कि किसने किसको हरवा दिया। संगीत सोम और संजीव बालियान में क्या हो रही तू मैं उस पर गए नहीं। मैंने तो अभी बुनियादी बात बताई कि रीढ़ की हड्डी ही खिसक गई मित्र, उसको ठीक करो पहले। बाकी तो किस्सा कहानी है कि संगठन में ये होगा, फला में ये होगा, डिका में होगा देखा जाएगा। वही लोग रहेंगे ना, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी हट जाएंगे, स्वतंत्र देव आ जाएंगे, कोई आ जाएगा। उससे अचानक से आप कहो कि आकाश बदल जाएगा, ऐसा नहीं ना। खैर, मूल विषय है जो गैर दलित जाटव भाजपा से गया, वो क्यों गया उसको तो समझना पड़ेगा ना। और उसी ने अखिलेश यादव के पार्टी का भाग्य बदल दिया। खैर, रविंद्र पटेल जी, चुनाव कठिन होगा ये तय है। थ्योरी में अभी जब हर आदमी कह सकता है नहीं कोई कठिन नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन मेरी समझ ये कहती कि विधानसभा का चुनाव कठिन होगा। फिर मैं वही बात कहूंगा, 3 महीने पहले जो एनालिसिस हो रहा था वो एनालिसिस आज तो नहीं हो सकता। आज आपके एनडीए गठबंधन के सामने एक अपबीट यानी बढ़े आत्मबल के साथ इंडिया गठबंधन होगा, दो हाथ करने के लिए। रविंद्र जी, सर देखिए, युद्ध हो, राजनीति हो, चुनाव हो, कोई भी साधारण नहीं होता। हर चुनाव कठिन होता है। हर चुनाव को कठिन मानकर अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। निश्चित तौर पे आप ही बार बार कह रहे हैं कि 3 महीना पहले ऐसा नहीं था। जो 3 महीना में अगर बदल सकता है तो अगले 3, 4, 6 महीने में और कुछ बदल सकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व बचा नहीं पाई और उसका जो मतदाता था मूलतः, या जो 19% 18% वोट 2019 की लोकसभा में उन्हें मिला था। आप अगर गौर करेंगे कि राजनीति अंकगणित पे नहीं चलती, राजनीति बीजगणित है। 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 हो जाता है। आज उसी का परिणाम है कि 2 लड़कों की जोड़ी जो 2017 में फेल हुई थी, आज 2024 में पास हो गई। तो निश्चित जानिए सर कि यह राजनीति जो है यह बदलती रहती है। आज हमें काम करने की जरूरत है। हम इंडिया में भी इंडिया छोड़ के एनडीए में शामिल हुए हैं।
निश्चित तौर पे जयंत चौधरी जैसा एक उम्दा और कह लीजिए कि साफ सुथरा चरित्र का नेता जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएगा, उतरेगा, अनुप्रिया पटेल है, जतिन प्रसाद है, ये नौजवानों की टोली जब उत्तर प्रदेश में काम करेगी तो मुझे लगता है कि जो 3 महीने पहले जो परिणाम बदले हैं वो परिणाम निश्चित तौर पे सकारात्मक रूप से बदलेंगे। दूसरी बात, एक बात को समझना होगा, मैं हमेशा कहता हूं और चैनलों पे मैंने कहा, फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो गया जिसको हम और आप ये समझे कि अखिलेश जी ने जमीन पे उतर के 1000 किलोमीटर साइकिल चला दी, इसलिए उनको ये वोट बैंक उनको पलट गया और उनको ये मैंडेट मिल गया। यह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, निश्चित तौर पे उनके अंदर भी अफसरशाही आ गई और लगातार चुनाव जीतने की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के वेब को ही मान लिया, उन्होंने अपने पुरुषार्थ नहीं किए। ये मैं गठबंधन में होने के नाते कह रहा हूं, लेकिन आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं कि एनडीए निश्चित तौर पे 2027 में आज से ज्यादा विधायकों की संख्या लेके आएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है।